हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आज का ये वीडियो सीए फाउंडेशन बिजनेस लॉ के ऊपर है कि हम आंसर राइटिंग कैसे करें। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जो आपका टॉपिक रहा है शुरू से कि आंसर राइटिंग को कैसे इफेक्टिव करना है, क्योंकि पिछले कुछ अटेम्प्ट्स में सबसे ज़्यादा कम मार्क्स बच्चों को मिल रहे हैं बिजनेस लॉ में। क्यों ऐसी क्या वजह है कि बच्चे बिजनेस लॉ के आंसर राइटिंग में क्या गलतियां कर रहे हैं जिनको उनसे अच्छे मार्क्स नहीं मिल पा रहे हैं। प्लस आपकी एक और बहुत बड़ी गलती होती है जो मैं आपके वीडियो में बताऊंगी कि क्या गलती आप कर रहे हो। आप मेन गलती ये कर रहे हो, क्वेश्चन को समझ गलत रहे हो, उससे आप आंसर गलत लिख कर आ जाते हो। कभी कभी आप क्वेश्चन क्योंकि घुमाता है बात को अपनी, तो आप उसको गलत इंटरप्रेट कर सकते हो। तो क्वेश्चन को कैसे सही से पढ़ना है, प्लस उसकी आंसर राइटिंग हमें कैसे करनी है, हम आपको 3 बहुत बेहतरीन पेन बताएंगे जो आपको यूज़ करना है अपनी आंसर राइटिंग में। ब्लैक पेन, सबसे पहला ये पेन, इससे आप लाइन वगैरह खींच सकते हो अपने कीवर्ड्स को के नीचे। इट इज़ अ फ्लेयर वुडी पेन, आप इसको यूज़ करना है, बहुत परफेक्ट पेन है। आप जो पूरा जो मटेरियल आपको अंदर का लिखना है, हर एक चीज़ थ्योरेटिकल चीज़ है, पेंटोनिक पेन, इट इज़ द बेस्ट पेन। मैं इसी को यूज़ करती हूँ अपने हर एक एग्जाम में। और ये एक मोटा पेन आपको चाहिए है जिसको आप कीवर्ड वगैरह आप मोटे पेन से लिख सकते हो। कुछ कीवर्ड्स, इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स जो होते हैं उसको आप मोटे पेन से लिखो, जो OMR शीट वगैरह में यूज़ किए जाते हैं उनसे आप कीवर्ड्स लिख सकते हो, और कीवर्ड्स को आप कैपिटल लेटर में भी मेंशन कर सकते हो। इस वीडियो में हम देखेंगे कि आप कैसे आंसर राइटिंग करोगे, आंसर राइटिंग करना सीखेंगे। आंसर राइटिंग को कैसे करना है इस वीडियो में देखते हैं। चलिए, सबसे पहले 2 टाइप की आंसर राइटिंग हो सकती है, एक डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है और एक केस स्टडी आ जा सकता है। तो हमारा जैन 25 का पेपर लिया है, देखते हैं जैन 25 पेपर में क्या है। एक देखते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन देखते हैं एक, और एक कोई गिवन केस देखते हैं, उसके अकॉर्डिंगली क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए, तो पहला जो है उसमें दिया हुआ है कि आपको आंसर करना है कि ये क्वेश्चन वैलिड है और नॉट वैलिड, वैलिडिटी पे चेक करना है ये क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, मिसेस प्रिया पे अ सम ऑफ 10,000 रुपीज टू अ मैरिज ब्यूरो टू प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन अबाउट द प्रोस्पेक्टिव ग्रूम फॉर हर डॉटर्स मैरिज। पहला ये क्वेश्चन है, हमें देखना है कि ये वैलिड है कि नहीं। वैलिड में क्या होता है, कंसेंट फ्री होनी चाहिए, हमें कंसिडरेशन लॉफुल होना चाहिए और ऑब्जेक्ट लॉफुल होना चाहिए। कंसिडरेशन क्या, 10,000 रुपये दिया है सर्विस के लिए। कौन सर्विस है, पता लगाना है कि ग्रूम की इन्फॉर्मेशन की, कहीं ग्रूम का कुछ आप आगे पीछे कुछ है तो नहीं, कुछ गलत केसेस में तो नहीं है ग्रूम। तो इट इज़ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। कंसिडरेशन इज वैलिड, ऑब्जेक्ट इज वैलिड कि जो हमारा ऑब्जेक्ट है, हम ग्रूम को मरवाने के लिए पैसा नहीं दे रहे हैं, हम ग्रूम के पता लगाना, सर्विस इन्फॉर्मेशन पता लगाने के लिए पैसा दे रहे हैं, तो इट इज़ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। तो हम इसको आंसर करेंगे। सबसे पहले हमें लिखना है इस कॉन्ट्रैक्ट के बारे में हमें लिखना है। तो आइए अब आप स्क्रीन पे देखिए आंसर राइटिंग कैसे करते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट, सबसे पहले आप जो क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हो उसको आप यहाँ बीच में लिखो। क्वेश्चन कौन सा अटेम्प्ट कर रहे हो उसको आप बीच में लिखो। आपका पेज ऐसे ही आएगा, पोर्ट्रेट फॉर्म में आता है पेज ऐसे। तो आपको कैसे जो भी क्वेश्चन कर रहे हो सबसे पहले आप यहाँ लिखो क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर हम 1 कर रहे हैं, तो हमने यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 लिख दिया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 1 का ए, तो हमने ये वाले बड़े वाले में लिखा, उसका 1 वाला हम सॉल्व कर रहे हैं। तो हमने 2 लाइन खींची बहुत ही अच्छी तरीके से, उसको हमने यहाँ पे सॉल्व किया। सबसे पहले ये क्वेश्चन किस सेक्शन से रिलेटेड है उसको मेंशन करना है, उसके बारे में लिखना है। तो अंडर सेक्शन 10 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट रिक्वायर्स द फ्री कंसेंट, लॉफुल कंसिडरेशन एंड लॉफुल ऑब्जेक्ट। हमने पहले इसके बारे में लिखा, क्योंकि ये इसने सिर्फ ये कितने 7 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो ये चारों तो 1.5 मार्क्स समथिंग है, तो हमें थोड़ा थोड़ा ज़्यादा लिखना नहीं है इसके बारे में। तो हमने इतना लिखा इसमें। उसके बाद हमने अब इस केस के बारे में लिखना है। जब आप जो बड़ी केस स्टडी होती है ना, पहले हम प्रोविजंस लिखते हैं, उस प्रोविजन के मोटे मोटे कीवर्ड्स लिखते हैं रिलेटेड टू द क्वेश्चन। उसके बाद उस क्वेश्चन को एक्सप्लेन करते हैं, उसके बाद हम अपना आंसर देते हैं। पर्टिकुलरली यही करते हैं, तो इसमें भी हमने यही किया है। पर ये क्वेश्चन थोड़ा छोटा कम मार्क्स का है, तो हम उसको कम मार्क्स के हिसाब से ही ट्रीट करेंगे। हमने थोड़ा सा बता दिया इस क्वेश्चन के प्रोविजन के बारे में, हम बताएंगे थोड़ा सा इस क्वेश्चन के केस के बारे में। इन द इंस्टेंट केस द अग्रीमेंट टू पे ₹10,000 in exchange of service providing information about prospective groom is lawful। it is lawful। तो जो lawful है वो हमारा कीवर्ड है। उस कीवर्ड को आप ब्लैक पेन से लिख सकते हो, ठीक है। ब्लैक पेन से लिखो, देखो ब्लैक पेन से ही लिखना है पर्टिकुलरली, बट मैंने इसको यहाँ पे पिंक इसलिए की हूँ कि आपको लगेगा ये कीवर्ड है। तो कीवर्ड को कैसे हाईलाइट करना है ये आप ध्यान रखो। बड़ी वाली मोटी वाली ब्लैक पेन यूज़ करो, उससे आप कीवर्ड को हाईलाइट करो, या तो आप कीवर्ड को कैपिटल लेटर में भी लिख सकते हो। इट इज़ वेरी गुड। और उसके बाद हमने यहाँ पे अपना बयान दे दिया कि हाँ इट इज़ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, तो ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है। सेकेंड आता है, उसी तरीके से करेंगे। सेकेंड क्वेश्चन क्या है हमारा, Bharat agrees with John to sell his white bull unknown to the both parties. The bull was dead at the time of agreement. Agreement के टाइम पे bull ऑलरेडी मर चुकी थी, बट दोनों पार्टीज को नहीं पता था। तो ये केस है मिस्टेक का। तो मिस्टेक के सबसे पहले हमें बताना है कि ये कौन सा सेक्शन से रिलेटेड है। अंडर सेक्शन 20 इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 वेयर द बोथ पार्टीज टू अ कॉन्ट्रैक्ट अंडर अ मिस्टेक एज अ मैटर ऑफ फैक्ट जो है ऑलरेडी, जो मैटर फैक्ट है, जो केस का जो मेन सब्जेक्ट मैटर है वो ही मिसिंग है, डेथ है। तो उससे
टैब की चार्जिंग चली गई है। तो तो वही मिसिंग है, तो उसकी वजह से जो भी मिस्टेक की वजह से जो अग्रीमेंट हुआ है तो वो हमारा वॉइड होता है। तो हमें बताना पड़ेगा कि ये अग्रीमेंट वॉइड होगा। इस अगर कोई मैटर ऑफ फैक्ट, सब्जेक्ट मैटर डेथ है, मिसिंग है, डिस्ट्रॉय हो चुका है, तो वो अग्रीमेंट वॉइड होगा। और फिर हमने केस के बारे में बताया। इन द इंस्टेंट केस डबल डेथ अननोन टू बोथ द पार्टीज, इट इज अ बायलैटरल मिस्टेक, दोनों की तरफ से किसी एक को भी नहीं पता था कि डेथ के बारे में, तो ये क्या हो गया, कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो गया। हमने केस के बारे में बताया, हेंस दिस कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइड। हमें ये सिंपल जितने मार्क्स का क्वेश्चन पूछा गया है उसके अकॉर्डिंगली आंसर करना है आपको। कीवर्ड हर जगह मेंशन करना है, एनी हाउ यू हैव टू मेंशन कीवर्ड, यू हैव टू फॉलो द रूल। फर्स्ट प्रोविजन, सेकंड केस जो केस मैटर है, थर्ड आपका आंसर। प्रोविजन, केस, आपका आंसर। ब्लैक पेन में 3 टाइप की पेन रखो और 1-2 एक्स्ट्रा पेन रखा करो। सबसे हल्की पेन यूज करो बहुत सारा जो मटेरियल लिखने के लिए, मोटी वाली पेन यूज करो फॉर कीवर्ड, ठीक है। और लाइन वगैरह खींचने के लिए आप कर सकते हो ये वाली वुड वाली पेन, बहुत ही अच्छी है। अब हम एक डायरेक्ट क्वेश्चन लेते हैं इसमें से। क्वेश्चन नंबर 1 का सी है, अ माइनर एडमिटेड टू द बेनिफिट ऑफ पार्टनरशिप फर्म इज इंटाइटल्ड टू सर्टेन राइट्स एंड मे ऑल्सो हैव अ लाइबिलिटीज टू अ थर्ड पार्टी फॉर अ एक्ट ऑफ द फर्म। डिस्कस द राइट एंड लाइबिलिटीज बिफोर अटेनिंग मेजोरिटी ओनली इफ द माइनर अंडर द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। ये बहुत फेवरेट क्वेश्चन है, आईसीआई का मेरे अटेम्प्ट में भी आया था। तो आप पीवाईक्यू से पढ़ाई करो तो आपको सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑलरेडी पता चल जाएंगे क्या आते हैं, और वही आते रिपीटेड में आते हैं। 50% क्वेश्चन, 50 भी नहीं, उससे ज़्यादा 80% क्वेश्चन आपको रिपीटेड में मिलेंगे, एग्जैक्ट छपे हुए। तो इसमें डायरेक्ट क्वेश्चन है माइनर के बारे में, तो हम इसकी आंसर राइटिंग देखेंगे कि हमें कैसे करना है डायरेक्ट क्वेश्चन। सबसे पहले ये याद रखिएगा, पॉइंट टू द आंसर करना सीखिए, घुमा फिरा के बात मत करिएगा, ऐसे ऐसे करके 0 मार्क्स दे देगा। एग्जैक्ट जो पूछा है वो बता दो। हम सेकंड पेज पे आते हैं। वैसे ही लाइन खींचनी है हमें 2, ठीक है। हमें क्या डालना है, क्वेश्चन नंबर, ये क्वेश्चन नंबर 1 का सी है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या लिखना है, हमें स्टार्ट करना है, कुछ ना पूछा गया है माइनर के बारे में। सबसे पहले हमें बताना पड़ेगा जो ये क्वेश्चन है वो किस प्रोविजन से रिलेटेड है। सबसे पहले आप प्रोविजन लिखो, किस प्रोविजन से रिलेटेड है। माइनर कैन नॉट बी पार्टनर इन अ फर्म, ही कैन नॉट बी एडमिटेड अदर देन बेनिफिट ऑफ अ पार्टनरशिप अंडर सेक्शन 30 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। तो बेनिफिट के अलावा वो किसी भी चीज़ में, बेनिफिट से कौन है, बेनिफिट के लिए ही वो ऐड हो सकते हैं पार्टनरशिप फर्म में, सेक्शन 30 के अकॉर्डिंग, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट के अकॉर्डिंग। तो कुछ राइट्स एंड लाइबिलिटीज़ हैं पार्टनर की। तो राइट्स सबसे पहले हमें प्रोविजन लिखना है। यहाँ पे प्रोविजन क्या क्या है, उस प्रोविजन में जो सेक्शन है अगर आपको याद हो तो अच्छे से मेंशन कर दो। कीवर्ड्स जैसे क्या हो गया, बेनिफिशियरी पार्टनर, ये लिख दिया। मतलब आपको मटेरियल के साथ कीवर्ड ये सब अलग से मेंशन हाईलाइट करना पड़ेगा। उसके बाद हमने लिखा यहाँ पे राइट्स, जो क्वेश्चन पूछा राइट्स एंड लाइबिलिटी, तो हमने यहाँ पे राइट्स डाला, राइट्स ऑफ अ पार्टनर, राइट्स के बारे में लिखा। उसके बाद यहाँ पे पॉइंट डाल के राइट्स के बारे में 3-4 पॉइंट लिखा। सिमिलरली लाइबिलिटीज़ पूछा है इसके बारे में, तो हमने लाइबिलिटीज़ का पॉइंट डाला, लाइबिलिटीज़ के बारे में लिखा, उसके पॉइंट्स डाले। तो क्वेश्चन कितने मार्क्स से पूछा गया, 4 से 5 मार्क्स से पूछा गया है, तो आपने एक पेज में लिख दिया, बहुत है, इट इज़ बहुत ज़्यादा ही है। तो सिंपल इस तरीके से ही आंसर राइटिंग करना है। अगर डायरेक्ट क्वेश्चन तो पहले प्रोविजन, फिर उसके अंदर का आप जो भी है लिख दो। उसमें क्या होता है, आपको अपनी तरफ से वो आंसर नहीं करना पड़ता कि हाँ इट इज़ वॉइड किया, ये सही तरीके से है केस में, आपको कुछ होगा, चीज़ें आपको करनी ही नहीं पड़ती। आपको सिर्फ प्रोविजन देन उसका पूरा पर्टिकुलरली जो प्रोविजन में है वो लिखना पड़ता है, जो क्वेश्चन में पूछा गया है। बट केस स्टडी में पहले प्रोविजन फिर केस, देन उसके बाद आपके पास जो खुद का आंसर है वो लिखना है। और सेकेंड तरीका एक याद रखिएगा, आंसर राइटिंग में आपको क्वेश्चन पढ़ना कैसे ये सीखिए। अगर कोई भी क्वेश्चन है, चलिए अपन एक कोई क्वेश्चन पढ़ते हैं, ये क्वेश्चन नंबर 1 का ही क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ते हैं। ऋषभ सेल्स द गुडविल ऑफ हिज शॉप टू ओमकार फॉर 10 lakh and promises not to carry on such similar business within the local limit so long as Omkar carries on like business। ये हमने क्वेश्चन पढ़ा, तो हमें दिमाग में क्या हुआ कि ये गुडविल उसने अपनी सेल कर दी और एक कॉन्ट्रैक्ट कर दिया
कि हम इस यही सेम बिजनेस नहीं करेंगे, कहाँ पे, लोकल लिमिट्स में नहीं करेंगे। हमें बताना है कि ये सही है कि नहीं है। और इन रिस्ट्रेन ऑफ बिजनेस पे एक हमारा प्रोविजन है, हमें याद आया, कॉन्ट्रैक्ट इन रिस्ट्रेन ऑफ, मतलब कि बिजनेस रिस्ट्रिक्ट करना है, रिस्ट्रिक्शन देते हैं कि अगर आप नहीं रिस्ट्रिक्ट कर सकते हो किसी भी बिजनेस के लिए, आप ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हो, बट उसका एक्सेप्शन है कि अगर आपने उसकी गुडविल ले लिया है और सही तरीके से आपने बहुत लंबे टाइम तक का नहीं, आपने बोला कि आप 3-4 साल मत करो, तो इट्स ओके, 3-4 साल आप सेम बिजनेस नहीं कर सकते हो, और लोकल लिमिट में नहीं कर सकते हो। अगर आपने बोला पूरे वर्ल्ड में वो सेम बिजनेस नहीं कर सकते, तो इट इज़ नॉट अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। आप लोकल लिमिट्स में सिर्फ बिजनेस नहीं करो, तो इट इज़ अ वैलिड अकॉर्डिंग टू मी, बट हम आंसर पढ़ते हैं, चलिए। थर्ड, अंडर सेक्शन 27 अग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड आर वॉइड, जैसे मैंने बोला था ये वॉइड होता है, लेकिन एक्सेप्शन है, however an exception is provided for contract involving the sale of goodwill. Sale of goodwill का है, the local limit within the seller of the goodwill agree not to carry on similar business must be reasonable. It is a reasonable, it is not a hypothetical, आप कहीं भी कुछ भी बिजनेस नहीं कर सकते हो और आप सेम बिजनेस पूरे वर्ल्ड में नहीं कर सकते, ऐसा कुछ भी नहीं है, इसमें रीजनेबल लोकल लिमिट्स में बोला है, तो इट इज़ अ रीजनेबल, इट इज़ इन द एक्सेप्शन, सो वी विल कैरी एज अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। तो इसमें लिखा हुआ है इन द इंस्टेंट केस, सेकंड पॉइंट अपना पहला प्रोविजन हमने बता दिया क्या चीज़ है। सेकेंडली, द इंस्टेंट केस the restriction is limited to the local area only and does not extend indefinitely, तो it is a, hence the agreement is a valid agreement। हमें सिंपली ऐसे आंसर करना है। तो ऐसे करके हमने केस को पहले समझा, केस एक थोड़ा सा पढ़ा, उसको सोचा कि उससे रिलेट करके चीज़ें हैं, फिर उसको हमने आंसर किया इतने ब्यूटीफुली। अगर आप सोचोगे कि ये तो ऑलरेडी ये तो इन रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड है, ये इट इज़ नॉट अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, इट इज़ अ वॉइड कॉन्ट्रैक्ट, पर पूरा क्वेश्चन समझो, इट इज़, क्योंकि आपका ना खुद ब खुद, क्योंकि जो भी हमारा लॉ है ना बहुत प्रैक्टिकल चीज़ों पे है, कोई भी फिजूल का वो नहीं है कि आप ये चीज़ नहीं कर सकते, तो बहुत प्रैक्टिकली है। जो चीज़ आपको खुद, अगर कोई चीज़ आपको लगेगी वो खुद ब खुद गलत है, अगर इसमें लिखा होता कि आप बिजनेस नहीं कर सकते हो इन होल वर्ल्ड, सेम बिजनेस नहीं कर सकते हो, क्या ये सही में जायज़ है? खुद सोचो आप, क्या आप खुद किसी से ऐसा करवा सकते हो, आपको अच्छा लगेगा? तो वैसे ही लॉ बनाया गया है, लॉ एक बहुत ही मतलब कि जस्टिफाई होना चाहिए, लॉ शुड बी जस्टिफाइड, तो इट इज़ अ जस्टिफाइड, हमें खुद महसूस हुआ इट इज़ अ जस्टिफाइड, ठीक है। तो आप उसी तरीके से पढ़ा भी करा करो लॉ को, कि लॉ इज़ अ सिंपल, लॉ ने सिंपल कर दिया लोगों का आसान, क्योंकि कोई भी फिजूल चीज़ें ना कर सकते, उसने रिस्ट्रिक्शन कर दी, जो लोग ओवर चीज़ें करते थे कि इट इज़ अ वेरी नॉर्मल थी कि आप लोकल एरिया में नहीं कर सकते हो, तो ऐसे ही प्रैक्टिकली लॉ को बनाया गया है। लॉ इज़ नॉट समथिंग कि आपको बहुत टफ लगना चाहिए, थोड़ा प्रैक्टिकल वे में सोचा करो, उसको किया करो। जैसे मुझे अभी याद आ गया, अभी मैंने कितने टाइम पहले पढ़ा था ये, कि लोकल लिमिट्स में कर सकते हो, वो आप मना कर सकते हो, इसका एक्सेप्शन है, क्योंकि मैंने रैंडमली क्वेश्चन पढ़ा है इसको, तो वो क्लिक हो गया, तो वो क्लिक होना ज़रूरी है आपके माइंड में, तो उस हिसाब से आप प्रैक्टिकली लॉ को पढ़ाई करो। सो आई होप ये सारी बातें आपको सही लगी होंगी। अपने लॉ का पेपर अभी आपको जितना सब कुछ, जितनी क्वेरी थी रिलेटेड टू लॉ, मैंने सारी की सारी सॉल्व कर दी है। चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ, पूरा आपको एक एक क्लैरिटी दी हूँ मैंने 1-1%, मतलब कि अब आपको थोड़ा सा भी डाउट नहीं रह गया अपनी आंसर राइटिंग में लॉ के लिए। तो अपनी हैंड राइटिंग आपकी जैसी भी है बस थोड़ा क्लियर रखिएगा, अगर किसी की हैंड राइटिंग अच्छी नहीं है तो उसको बस क्लियर रखिए, ऐसा नहीं आप हैंड राइटिंग अच्छी करने बैठ जाइए, सिर्फ वर्ड्स आपकी क्लियर होनी चाहिए, जस्ट इट इज़ ऑल अबाउट नॉलेज, ठीक है। आई होप यू ऑल लाइक्ड माई वीडियो, अभी लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए। बाय बाय।